हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 8 सम्राट अशोक एक महान शासक। तो आइए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। अशोक इतिहास के महान राजाओं में से एक थे। अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे। अशोक के निर्देश पर कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। ये अभिलेख इनके संदेशों को जनता तक पहुंचाने के माध्यम थे। याद रखेंगे, अशोक ने जो स्तंभ और जो अभिलेख बनवाए, ये क्या काम करते थे? जनता तक उनके संदेशों को पहुंचाने का काम करते थे। याद रखेंगे। ये देखते हैं अगला पॉइंट। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में थी। याद रखेंगे, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में थी। अगला पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी दो प्रमुख साहित्य स्रोतों से भी मिलती है। और वो कौन कौन सा है, आइए हम लोग देखते हैं। ये स्रोत हैं चाणक्य का अर्थशास्त्र और मैगनीज का इंडिका, जिससे पता चलता है चंद्रगुप्त के शासनकाल में कुछ समय के लिए भारत में रहा। अगला हेडिंग है, एक बड़ा राज्य एक साम्राज्य। सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। याद रखेंगे, सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र से फैला था और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अशोक के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। याद रखेंगे, मौर्य साम्राज्य में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। सम्राट अशोक के समय का प्रशासन, ये हेडिंग है, ये इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर अलग ढंग से शासन किया जाता था। याद रखेंगे, मौर्य प्रशासन के अलग अलग हिस्सों पर अलग ढंग से शासन किया जाता था। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। याद रखेंगे, पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, वहाँ पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। अगला पॉइंट है, अधिकारियों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। याद रखेंगे, अधिकारियों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। अगला पॉइंट है, जासूस अधिकारी भी होता था, जो इसके लिए सम्राट संदेशवाहक रखा था। जासूस अधिकारी भी होता था और जो इसका काम क्या था, ये एक संदेशवाहक था जो जानकारियों की इकट्ठा कर सम्राट को बताता था। अगला पॉइंट है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गरम थी। याद रखेंगे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गरम थी। अगला पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य को अशोक के शासनकाल में 5 भागों में बांटा गया था। याद रखेंगे, मौर्य साम्राज्य को अशोक के शासनकाल में 5 भागों में बांटा गया था और इन प्रांतों में राजकुमारों को या राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता था। आइए उन 5 प्रांतों को जानते हैं जो अशोक के शासन काल में प्रांतों को 5 भागों में बांटा गया था। वो कौन कौन सा प्रांत है, देखते हैं। वो प्रांत है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला है, अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन है, कलिंग, जिसकी राजधानी तौसली है, दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी है, और एक प्राच्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, कलिंग युद्ध के बारे में जानते हैं। कलिंग युद्ध, पहला पॉइंट है,
समुद्री व्यापारी एवं दक्षिण के साथ संपर्क के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना जरूरी था, जो अशोक सफल भी हुआ था। ठीक है, पॉइंट है समुद्री व्यापार और दक्षिण के साथ व्यापारिक संपर्क के लिए कलिंग पर विजय करना अशोक के लिए जरूरी था, इसलिए उन्होंने कलिंग पर युद्ध किया और इस पर उन्होंने सफलता भी पाई। अगला पॉइंट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। याद रखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट देखते हैं अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। याद रखेंगे अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला पॉइंट है अशोक के 9वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के परिणाम का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का परिणाम का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह खुद युद्ध की नीति को त्याग कर धर्म की नीति को अपनाया था। याद रखेंगे दोस्तों कलिंग युद्ध ही एक ऐसा युद्ध था जिसके वजह से अशोक ने जो है युद्ध की नीति को छोड़कर धर्म की नीति को अपनाया था। याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था। याद रखेंगे कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। आइए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे अशोक का धर्म। इसमें पहला पॉइंट है इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उनकी राज्य विस्तार की नीति नहीं अपितु धर्म की नीति थी। याद रखेंगे अशोक को इतिहास में जाना जाता है इसलिए नहीं कि उन्होंने राज्य का विस्तार किया, इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने जो है धर्म की नीति को अपनाया था। अगला पॉइंट है संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूपांतरण है। अगला पॉइंट है अशोक के धर्म में किसी देवता का पूजा का व्याख्यान नहीं मिलता है। और याद रखेंगे अशोक के धर्म में किसी भी देवता की पूजा का व्यवस्था नहीं मिलता है। आइए जानते हैं धम्म महामंत्र कौन होता है इसके बारे में। धम्म की शिक्षा देने वाला अधिकारी को धम्म महामंत्र कहा जाता था। धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजा गया था। याद रखेंगे धम्म के प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महामंत्र को चुना जाता था और धम्म का प्रचार प्रसार सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजा गया था। अगला पॉइंट है अशोक का पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा भी धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। याद रखेंगे अशोक का पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। अशोक अपना प्रजा को संतान मानते थे। याद रखेंगे अशोक अपने प्रजा को संतान मानते थे।